हाथी विक्रमा पेड़ के पास लौट आया और सबसे पेट उतार कर कंधे पर डाल लिया और सदा की बात ही चुपचाप शमशान की ओर चलने लगा। तब सब में स्थित बेताल ने कहा, राजन, आप दृढ़ निश्चय असाधारण है। असाधारण सभी लोग नागपाल की बाती चाहे कोई कारण हो या न हो बदल जाया करती हैं। शर्म बुलाने के लिए मैं तुम्हें नागपाल की कहानी सुनो। बेताल यूं कहने लगा, चंद्रवर्त नाम का एक देश, देविष्ट नाम का एक व्यक्ति के यहाँ एक गाड़ी तथा श्वेत मोहन नामक का एक बढ़िया किस्म का घोड़ा था। घोड़े की देखभाल करने और गाड़ी चलाने के लिए देवश्रेष्ठी ने यहाँ नागपाल नाम का एक नौकर था। नागपाल घोड़े को अपने प्राण से के समान मानता था और इस कारण देव देवश्रेष्ठ ने अपनी मृत्यु के वक्त गाड़ी और घोड़ा नागपाल को दे दिया। नागपाल घोड़े को अच्छी तरह देखभाल करने और किराए पर गाड़ी चलाने और अच्छे दिन बिताने लगा। नागपाल के पड़ोसी में एक किराए पर गाड़ी चलाते जाने वाले एक बूढ़ा था और यहाँ सुकंतना नाम की नातिन थी। नागपाल अक्सर बूढ़े के घर जाता और फुर्सत का वक्त वहाँ बिता देता था। धीरे धीरे नागपाल शकुंतला से परंपरा प्यार करने लगा। दोनों शादी भी प्राय तय हो गई और श्वेत वर्णन का बूढ़ा घोड़ा हो चला था। नागपाल ने उसे घोड़े को जोतने बंद कर दिया और उसे जो कुछ भी बचा कर रखा था उसने घोड़े के पालन पोषण में खर्च करने लगा। यह देख बूढ़ा ने समझाया, नागपाल, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम इस घर को खाली करके क्यों बैठे रहते हो? घर में खाली क्यों बैठे रहते हो? मेरी गाड़ी तुम्हें चलाओ। बूढ़े का यह विचार था कि नागपाल किसी भी हालत में उसके घर का दामाद बनेगा, इसलिए सम्मानित रूप से कमाई का उपयोग किया जा सकता है। और नागपाल ने बूढ़े की घोड़ा गाड़ी चलाने को मान लिया और अपनी कमाई का 8वां हिस्सा अपने ऊपर खर्च करने के लिए बाकी सब सुखों सुलोचना को देता और सुलोचना से पूछ बैठती, तुम क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यही जवाब देता, हमारी शादी होने तक यह रकम तुम्हारी है और इसके बाद यह हम दोनों की हो जाएगी। इस हालत में नागपाल अपनी कमाई की एक कौड़ी भी न बचा पाया था। रोज किराए पर से गाड़ी के जो पैसे मिलते उसका श्वेतवर्मन दोनों का दाना पीछे खर्च हो जाते और थोड़े दिन बाद शादी की बात उठी तो नागपाल ने साफ कह दिया कि शादी में खर्च के रुपये मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपये नहीं है। जिस दिन मेरे पास रुपये जमा हो जाएंगे उसी दिन मैं शादी करूंगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। सुलोचना ने सिर दी शादी करना चाहती थी। उसने नागपाल को सुझाया, तुम्हारे घोड़े का भार तुम पर सिर पर रहेगा। जब तक तुम पैसे बचा नहीं सकते तुम अपने घोड़े और गाड़ी को बेचने का कोई नुकसान थोड़ी होगा। आखिर घोड़ा गाड़ी चलाने वाला दूसरा घोड़ा गाड़ी है ही। इस बूढ़े घोड़े पर खर्च करना बेकार है, इसलिए तुम किसी कमाई इसे कमाई के साथ बेच दो। बड़ी आसानी से 50 रुपये में बिक जाएगा। दूसरे दिन नागपाल ने अपनी गाड़ी बेच दी। घोड़े को लेकर वह दूर किसी गांव में पहुंचा। गाड़ी को बिक्री के से प्राप्त धन को थोड़ी सी जमीन खरीद ली और खेतीबाड़ी शुरू कर दी। बूढ़ा घोड़ा आखिर तक उसके यहाँ रहा। नागपाल ने सुलोचना से विवाह करना और अपना विचार बदल दिया उसने किसी दूसरी कन्या के साथ शादी कर ली। वेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, नागपाल ने सुलोचना के साथ शादी क्यों नहीं की?
उसने अपना विचार क्यों लिया, और यह सुलोचना से कहीं अधिक बूढ़ा घोड़े को मानता था। अर्थात बचपन से गाड़ी चलाने वाले की पेशा छोड़कर खेतीबाड़ी काम क्यों अपनाया। इन संदेहों का समाधान जानते हुए भी न दोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इस पे विक्रम जी ने जवाब दिया, नागपाल, क्योंकि नागपाल का सुलोचना के साथ परिचय होना, इससे पूर्व उसके घर में दो जिम्मेवारी थी। एक तो श्वेत वर्मन की और दूसरा उसके घोड़े और गाड़ी देने वाले मालिक के प्रति कृतज्ञता की। पर सुलोचना ने इन बातों की जिम्मेवारियों को समझने का प्रयत्न नहीं किया। नागपाल ने अपने मालिक से प्राप्त गाड़ी को चलाना चाहता था। यदि यही पेशा वह खुद कर, करता करना चाहे तो वह श्वेतवर्मन को कष्ट देना पड़ता। शायद वह एक दूसरा घोड़ा खरीद न पाएगा। उसके जब अपने तथा सुलोचना की दृष्टि में यह मौलिक अंतर पाया तथा उसने सुलोचना को त्याग दिया, पर अपनी आजीविका चलाने के लिए उसने मालिक से प्राप्त वस्तुओं का आधारित होना चाहता था। इसलिए उसने गाड़ी बेचकर खेत खरीदा और अपने मालिक की स्मृति में खेती-बाड़ी शुरू कर दी। इस पेशे के द्वारा बूढ़े घोड़े का पालन पोषण आसानी से करना आसान था। इसलिए उसने जीवन को सार्थक बनाने के ढंग पर नागपाल ने व्यवहार किया। राजा इसी प्रकार मौन भंग होते देख बेताल फिर गायब हो गया और पेड़ पर जा बैठा। समाप्त दोस्तों।